Hello students, welcome you in Rasayan Academy Chemistry. Thermodynamics 11th class CBSE लेवल आपको रियल क्लासरूम एक्सपीरियंस देने के लिए ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। सेकंड लेक्चर आपके साथ, फर्स्ट लेक्चर में आपके साथ बेसिक टर्म्स डिस्कस की गई थी और सेकंड लेक्चर में थोड़ा सा उससे एडवांस लेवल। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आप इससे पहले वाले लेक्चर, आगे वाले लेक्चर सारे देखें, तो उससे अच्छा ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपको इस सारे चैनल की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, लेक्चर आपको इन्हें सीक्वेंस मिलते रहेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक चीज करवाई और वो थी इंटरनल एनर्जी। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? जब मैं कहता हूं इंटरनल एनर्जी तो आई से मैं एक बात करता हूं कि दैट ईच एंड एवरी सिस्टम इन दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में हर एक कोई भी एक सिस्टम है दैट इज एसोसिएटेड विद सम डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड दैट डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी विद व्हिच दैट सिस्टम इज एसोसिएटेड विद इज नोन एज, उसे हम नाम देते हैं इंटरनल एनर्जी। भाई इंटरनल एनर्जी क्या है कि एक पर्टिकुलर सिस्टम में, है ना, कितने टाइप की एनर्जीज हैं, है ना, वो सारी एनर्जीज का जो सम टोटल है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं विद लेटर यू। विद लेटर यू इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यू नो दैट इट इज ए स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि दैट इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट एंड डू नॉट डिपेंड, अगर इसका एक चेंज हम स्टडी करें, इट डू नॉट डिपेंड दैट हाउ वी हैव अचीव्ड दैट चेंज। दूसरा, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर मान लीजिए एक सब्सटेंस है, उसका अमाउंट ज्यादा है तो उसमें जो सम टोटल ऑफ इंटरनल एनर्जी होगा वो ज्यादा होगा, और जिसमें कम है वो कम होगा। अकॉर्डिंगली इस तरीके से हम बात करते हैं। यहां पर एक बात आती है और वो बात ये है, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। ये बड़ा कॉमन सा डिस्कशन है दैट व्हाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन। भाई एक पर्टिकुलर सिस्टम है, उसकी इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू को, है ना, हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसका रीजन है। रीजन ये है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल ये लेता हूं कि मैं कहता हूं सपोज ये मेरे पास एक गैसियस सिस्टम है। सपोज कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज देयर, या कोई और गैस है ना, कोई भी गैस है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, जो भी है, कोई एक गैस है, ठीक। तो इसमें जो एनर्जी है, हमें कैसे एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इज ड्यू टू द सम टोटल ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनर्जीज, एंड दोज एनर्जीज कैन बी आई से न्यूक्लियर एनर्जी। वो जो पार्टिकल्स हैं उसके न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस स्पिन कर रहे हैं अपने एक्सिस के ऊपर, तो उसकी एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी, EN में बोल दूं, है ना, न्यूक्लियर एनर्जी। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, उसके इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, कोई घूम रहा है, कोई स्पिन कर रहा है, लाइक दैट, उस तरीके से। ऐसे केमिकल बॉन्ड एनर्जी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, कोई मॉलिक्यूल ऊपर है, कोई नीचे है, तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, है ना। नेक्स्ट इज व्हाट इज नोन एज, कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। ऐसे काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी, यू नो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज ड्यू टू द मोशन, है ना, ड्यू टू द मोशन। काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो मोशन के कारण से होता है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मोशन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सिस्टम में जो एक मॉलिक्यूल है उसके डिफरेंट टाइप की मोशंस होती हैं। वो क्या कुछ होती है समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल है सपोज,
उसमें ये मेरा हाथ सपोज ए और ये बी रिप्रेजेंट करता है, ये इसमें बॉन्ड है। आई से दैट इट कैन मूव लाइक दिस, ऐसे मूव कर सकता है, ये ऐसे मूव कर सकता है। देयर इज नो रिलेटिव मोशन अमंग द एटम्स, लेकिन इट इज मूविंग लाइक दिस। तो इस टाइप की जो मोशन होती है उसे बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। ये इस तरह ऐसे मूव कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन। दूसरा एक और होती है क्या, कि ये एटम ए है, ये एटम बी है ना, ये आपस में ऐसे भी मूव कर सकते हैं। दे कैन कम क्लोज, मूव अपार्ट, कम क्लोज, मूव अपार्ट, मीन्स दे आर वाइब्रेटिंग अलॉन्ग देयर बॉन्ड एक्सिस, वाइब्रेशनल मोशन, है ना। तो ये दो मोशन हुई, कौन सी, एक तो क्या है, देखो ये ऐसा ऐसे, और दूसरा क्या है, ऐसे ऐसे। तो ये मैं दो मोशंस दिखा रहा हूं, कौन सी, ट्रांसलेशनल और वाइब्रेशनल। और भी मोशन होती है, सपोज ये एटम ए है और ये एटम बी है ना, तो ये ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे भी। तो ऐसे मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मोशन एक और हो गई, और ये मोशन कौन सी है, रोटेशनल मोशन। तो इसका मतलब ये हुआ, कौन कौन सी मोशंस हुई, ऐसे रोटेशनल मोशन, ऐसे देखो वाइब्रेशनल मोशन, एंड ऐसे व्हाट इज नोन ऐसे। और जब वो ऐसे मूव कर रहे हैं तो मतलब जब ऐसे मूव कर रहा है ट्रांसलेशनल, ऐसे कर रहा है वाइब्रेशनल, ऐसे कर रहा है रोटेशनल। तो ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, और भी डिफरेंट टाइप की मोशंस होती हैं, है ना। जैसे सपोज ये एक एटम ये है ऐसे, है ना, तो दे कैन शो लाइक दिस, ऐसे इस टाइप की मोशंस, ऐसे मोशंस, वेगिंग, रॉकिंग, सिजरिंग, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ द मोशंस आर देयर, डिफरेंट टाइप ऑफ द मोशंस आर देयर। और उन डिफरेंट टाइप की मोशंस के कारण से जो उसकी काइनेटिक एनर्जी वो डिफरेंट हो सकती है। तो आई कैन से, मैं यहां पर एक बात कह सकता हूं कि दैट इंटरनल एनर्जी इज ड्यू टू, है ना, अगर मैं कहूं दैट यू टोटल, किसी भी सिस्टम का जो यू टोटल है, इट इज ड्यू टू ई न्यूक्लियर, ई इलेक्ट्रॉनिक, ई केमिकल बॉन्ड, ई पोटेंशियल एनर्जी, है ना, प्लस ई काइनेटिक एनर्जी, विच इज अगेन ड्यू टू, है ना, ई ट्रांसलेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई रोटेशनल प्लस ई रॉकिंग, लाइक दैट डिफरेंट टाइप की मोशंस आते हैं, है ना, एटसेट्रा में लिख देता हूं यहां पर। यू शुड बी नोइंग द वैल्यूज ऑफ दीज एनर्जीज फॉर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट। हर मॉलिक्यूल के लिए इसकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट है, एंड दीज वैल्यूज आर कीप ऑन चेंजिंग। भाई एक मॉलिक्यूल कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, कभी वो इधर आ रहा है, कभी इधर आ रहा है, तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, लाइक दैट। हम ये कह सकते हैं दैट वैल्यूज, पहली बात तो ये है कि वहां पे इतने मॉलिक्यूल्स हैं, हर मॉलिक्यूल के लिए इनकी ये जो वैल्यूज है वो क्या डिफरेंट है, और दे कीप ऑन चेंजिंग, वो चेंज होती रह रही है ना, विद टाइम। तो देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल है, नो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं, हाउ एवर वी कैन फाइंड आउट क्या, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हम इंटरनल एनर्जी चेंज जरूर निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एंड क्वेश्चन कम्स दैट इज, है ना भाई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है। बेसिकली चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डेल्टा यू इज इक्वल टू समीशन ऑफ यू ऑफ क्या, प्रोडक्ट्स, माइनस समीशन ऑफ यू ऑफ किसका, रिएक्टेंट्स, या इज इक्वल टू समीशन ऑफ यू ऑफ क्या, फाइनल स्टेट, माइनस समीशन ऑफ यू ऑफ किसका, इनिशियल स्टेट। इट इज रिप्रेजेंटेशन, ये मैंने ये नहीं कहा भी ऐसे निकाली जाती है, नो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर यू, है ना, क्योंकि हम ये वैल्यू निकाल नहीं सकते, ये तो रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, जो भी चेंज होगा वो क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल होगा, ये तो पक्का ही है, दिस इज श्योर। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली वी मेक द यूज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मैं पहले इसकी आपको मैथमेटिकल फॉर्म्स बताता हूं, और उसको समझने के लिए मैं कहता हूं, सपोज आपके पास एक सिस्टम है, से यू आर हैविंग ए सिस्टम, ठीक है, जिसकी इंटरनल एनर्जी है से U1 इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। सपोज आई हैव सप्लाइड टू इट सम अमाउंट ऑफ हीट Q,
मैंने इसको बीच में कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्यू सप्लाई कर दी, तो जब मैंने इसमें सम अमाउंट ऑफ हीट क्यू इसमें सप्लाई की, तो देन व्हाट इज दैट, इसकी जो इंटरनल एनर्जी हो गई वो हो गई U1 प्लस क्यू। अरे भाई ये जो एनर्जी ये भी इस सिस्टम का हिस्सा हो जाएगी। I have supplied some amount of heat. Heat is absorbed by the system. इसे पहले लेक्चर में बताया था, if heat is मतलब if heat is absorbed by the system, it is giving positive sign plus. Say W is the amount of work done on the system. W is the amount of work done on the system. तो इसकी इंटरनल एनर्जी हो गई U1 प्लस Q प्लस W। ये हो गया। तो मैं इसे that U2, say U2 is the internal energy of the final state, is equal to U1 plus Q plus W. U2 minus U1 is equal to Q plus W. या डेल्टा U is equal to Q plus W. नो अब देखो बेटा, एक बड़ी सिंपल सी बात है, जब सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाएगा तो हमने क्या किया, इसका प्रेशर बढ़ाया। आपको पता P V2 माइनस V1, P V2 माइनस V1, जब हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो P V1 इज मोर देन यू सी V2, तो देन P डेल्टा V जो होगा उसका साइन माइनस हो जाएगा, उसका साइन माइनस हो जाएगा। तो समझ ये हुआ, मे आई राइट लाइक दिस, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V, माइनस P डेल्टा V, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, व्हाट इज दैट, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। यस, ये मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है किसकी, दिस इज मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो क्या कहता है, अगर हम इसको देखिए इसमें पहले आप साधारण से शब्दों में आप समझो। मैं कहता भाई सपोज एक गैसेस सिस्टम है कोई भी, यहां पे एक मूवेबल पिस्टन है, अगर मैं इसका कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्यू सप्लाई करता हूं, अगर मैं किसी एक सिस्टम को क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट आई सप्लाई टू इट, तो उसके दो इफेक्ट हैं। क्या, एक तो उससे इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और दूसरा ये कुछ वर्क करेगा, इट विल डू सम वर्क। तो हीट के इफेक्ट है, एनर्जी के तो इफेक्ट है, एक एनर्जी का कुछ हिस्सा उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा और कुछ हिस्सा क्या करेगा, उससे वर्क करवाएगा। तो इसका मतलब दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कहता है इफ सम अमाउंट ऑफ हीट Q is supplied to the system, अगर हम कुछ अमाउंट ऑफ हीट Q सप्लाई करते हैं सिस्टम को, इफ सम अमाउंट ऑफ द हीट Q is supplied to the system, a part of it is used to increase its internal energy and a part is used to do pressure volume work, भी उसका एक हिस्सा किसके लिए यूज होगा, a part of it is used in order to do, है ना, pressure volume work, and a part of it is used to increase the internal energy of that system। अब बात ये है, सुनो, अगर मैं आपको ये कहूं कि इफ प्रोसेसेस, अगर आप एक प्रोसेस करते हो आइसोकोरिक, अगर एक प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, ए प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब डेल्टा V उसके लिए क्या हो गया, 0, तो तब QV इज इक्वल टू डेल्टा U, QV इज इक्वल टू डेल्टा U। इसका मतलब ये हुआ क्या कि दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू किसके बराबर है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है किसके बराबर है, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट चेंज
taking place at constant वॉल्यूम। भाई एक सिस्टम कांस्टेंट वॉल्यूम पर जितनी अमाउंट ऑफ हीट चेंज करता है वो इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज ही होती है। दिस इज व्हाट इज नोन एज हाउ वी कैन फाइंड आउट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम इंटरनल एनर्जी को फाइंड आउट नहीं कर सकते, वी कैन फाइंड आउट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट इनडायरेक्टली द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है, लेकिन अगर मैं इसको वैसे डिफाइन करना चाहूं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं एज वी डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड व्हाट इज दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? क्या होता है बच्चे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? आई से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? आई से दैट energy can neither be created nor it can be destroyed. However, one form of energy can be transformed into another form by some suitable means. भाई एनर्जी ना तो बनाई जा सकती ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हाँ किसी सुटेबल मीन से हम एक पर्टिकुलर टाइप की एनर्जी को दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसके और भी डेफिनेशंस हैं और वो डेफिनेशन ये है, वो कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए परपेचुअल मशीन। It is impossible to construct a perpetual machine. Perpetual machine क्या होती है? A machine which can do work without consuming energy. कोई कभी ऐसी मशीन नहीं बन पाएगी जो एनर्जी को कंज्यूम किए बिना वर्क कर दे। नो, किसी ना किसी फॉर्म में वो एनर्जी जरूर लेगी तभी वो वर्क करेगी। एक और है, हेल्महोल्ट्ज ने डेफिनेशन दी और उसने कहा कि दैट देयर इज एन एग्जैक्ट इक्विवेलेंस बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। वर्क और एनर्जी में एक एग्जैक्ट इक्विवेलेंस है। देयर इज एन एग्जैक्ट इक्विवेलेंस बिटवीन वर्क डन एंड एनर्जी। और वो एग्जैक्ट इक्विवेलेंस क्या है आपको पता होना चाहिए। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल्स। आपको पता कैलोरी इज द यूनिट्स ऑफ हीट, एनर्जी एंड जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क। भाई अगर मान लीजिए कि एक सिस्टम इतनी एनर्जी यूज करता है तो इट विल डू दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क, या इफ दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क इज सप्लाइड टू द सिस्टम तो उसकी इंटरनल एनर्जी 1 कैलोरी बढ़ जाती है। आई होप सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट फुली। चलिए मैं एक बात और आपके साथ डिस्कस करता हूं और वो है एंथैल्पी। एंथैल्पी, देखिए एंथैल्पी क्या है। मैंने अभी आपको एक बात बताई कि क्यू वी इज इक्वल डेल्टा यू, ये मैंने बोला। इसमें व्हाट आई बेसिकली टोल्ड कि दैट इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ ए सिस्टम इज नथिंग एल्स बट इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड विच इज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। भाई अगर एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर कितनी अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रही है, दैट इज नथिंग एल्स बट नोन एज इंटरनल एनर्जी चेंज। लेकिन मैंने आपको एक चीज वैसे पहले भी बताई हुई है कि दैट मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग्स दे टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब प्रोसेस ज्यादा आइसोबारिक होती हैं, आइसोकोरिक कम होती है। तो समझ ये हुआ कि दैट इट वाज रिक्वायर्ड टू हैव ए पैरामीटर, एक ऐसा पैरामीटर हमें चाहिए था which can tell us about the amount of energy change taking place at constant pressure। और वो थर्मोडायनामिक पैरामीटर कौन सा था? एंथैल्पी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर H। समझे एंथैल्पी है ना, इट टेल्स अस अबाउट द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर H। इट इज ए वैसी स्टेट फंक्शन है एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये स्टेट फंक्शन है एंड इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। स्टेट फंक्शन है, आई एम सॉरी बच्चों, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव। इट इज स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो सपोज डेल्टा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1 या डेल्टा H इज इक्वल टू समीशन ऑफ
H of the products minus summation of H of reactants. So means change in enthalpy change is nothing else but it is equal to the amount of heat contents of the enthalpy contents of the products minus enthalpy contents of the reactants. सुनिए, जो enthalpy होती है H, मैथमेटिकली H is मैथमेटिकली U plus PV, ये होता है U plus PV. Basically I say H1 is equal to U1 plus PV1 and H2 is equal to U2 plus PV2. तो delta H is equal to H2 minus H1 is equal to delta H equal to delta U plus P delta V. इसमें सारे स्टेप्स आप लिख सकते हैं, है ना? U2 minus U1 P V2 minus PV1 P कांस्टेंट ले लिया, V2 minus V1 V1 minus, तो ये आपके पास डेरिवेशन आ गई. बट यू नो दैट अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, व्हाट इज दैट? Q is equal to delta U plus P delta V. अभी ये मैंने ड्राइव किया था आपके साथ, मैंने आपको बताया था that some amount of the heat is supplied to a system. A part of it is used to change the internal energy and a part of it is used to do pressure volume work. Yes, Q is equal to delta U plus P delta V. अब इसको कंपेयर कर लो. Comparing these equations, what you will get? The Q is equal to delta H या rather QP, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, इट विल डेल्टा H. तो व्हाट इज दिस? डेल्टा H क्या है? एंथैल्पी चेंज क्या है? तो हम कहते हैं एंथैल्पी चेंज इज नथिंग एल्स बट इट मे बी डिफाइंड द अमाउंट ऑफ हीट चेंज. इट मे बी डिफाइंड द अमाउंट ऑफ हीट चेंज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर. बच्चों, जब भी हम साइंस को पढ़ें तो हमें हर चीज का एक बेसिक्स पता होने चाहिए भाई हम क्या पढ़ रहे हैं. आपकी नॉलेज के लिए एक बात बताएं कि अगर मैं कहूं कि व्हाट इज एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी क्या होता है? देखिए, तो किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी तो क्या होती है? इंटरनल एनर्जी. लेकिन उस टोटल एनर्जी में से कितनी एनर्जी हीट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, वो क्या होती है? एंथैल्पी. देयरफॉर एंथैल्पी इज आल्सो टर्म्ड एज हीट कंटेंट्स ऑफ द सिस्टम. इसलिए हम इसको कई बार हीट कंटेंट्स ऑफ द सिस्टम भी नाम दे देते हैं. I would like to discuss with you one thing more, and वो ये है, what is the relationship between delta H and delta U, QP and QV? इनमें रिलेशनशिप क्या है? तो चलिए करते हैं. हमें पता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. और वी कैन राइट, आई कैन राइट दिस ऑल्सो. मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं. क्या है भाई? QP इज इक्वल टू QV प्लस P डेल्टा V. यू नो इट. नाउ एक चीज और आपको पता है, PV इज इक्वल टू nRT. तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, अगर मैं एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस लगाऊं तो आपको पता है PV1 इज इक्वल टू N1RT एंड PV2 इज इक्वल टू N2RT. PV1 इज इक्वल टू N1RT एंड PV2 इज इक्वल टू N2RT. तो यह मैं क्या कह सकता हूं? P डेल्टा V इज इक्वल टू N2 माइनस N1RT. N2 माइनस N1 क्या होता है? डेल्टा Ng. Ng का मतलब नंबर ऑफ गैसियस मोल्स में चेंज. RT बिकॉज हम गैस इक्वेशन यूज कर रहे हैं ना, तो इसलिए ये आ जाएगा. तो पुटिंग दिस वैल्यू ओवर हियर, व्हाट यू विल गेट? आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट दिस. क्या? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT. या आप क्या कह सकते हो? QP is equal to QV plus delta Ng RT.
डेल्टा एच डेल्टा यू डेल्टा एनजीआरटी क्यूपी इज इक्वल टू क्यूवी डेल्टा एनजीआरटी। तो इनकी रिलेशनशिप्स है। समटाइम ये पूछा जाता है कि अंडर व्हाट कंडीशन दे विल बी सेम, किस कंडीशन में ये सेम होंगे। तो उसको हाईलाइट करता हूं मैं आपके साथ, डिस्कस करता हूं। अगर मैं पहली बात कहूं, इफ द प्रोसेस इज आइसोकोरिक, मतलब उसके लिए डेल्टा वी क्या हो गया, जीरो हो गया। इफ द प्रोसेस इज आइसोकोरिक, इसका मतलब उसके लिए डेल्टा वी क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर डेल्टा वी उसके लिए जीरो है तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, डेल्टा वी जीरो हो गया। या मैं क्या कह सकता हूं, क्यू पी इज इक्वल टू क्यू वी। मतलब अगर आप एक प्रोसेस क्या कर रहे हो आइसोकोरिकली, तो उसके बीच में जो भी चेंज है उसके लिए अगर अमाउंट ऑफ हीट चेंज, अगर अमाउंट ऑफ द हीट ट्रांसफर्ड, अमाउंट ऑफ हीट चेंज taking place at constant pressure will be equal to the amount of heat change taking place at constant volume। ठीक, डेल्टा एच डेल्टा यू या ये। दूसरी कंडीशन में एक और लगाता हूं, और वो कंडीशन ये है, इफ रिएक्शन इन्वॉल्व लिक्विड्स एंड सॉलिड्स ओनली। अगर एक रिएक्शन के बीच में सिर्फ लिक्विड्स और सॉलिड हो, गैस हो ही ना, आपको पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो गैसेस होती है ना, दे शो ए सिग्निफिकेंट चेंज इन द वॉल्यूम, दे शो ए सिग्निफिकेंट चेंज इन द वॉल्यूम। टेम्परेचर चेंज हुआ तो बहुत एकदम से अब्रप्ट चेंज इन वॉल्यूम होता है, लेकिन सॉलिड में और लिक्विड्स में इतना चेंज नहीं होता। आप देखो, बड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप घर में एक पतीले के ऊपर आपने कोई चीज रखी है ना, गर्म करने के लिए रखी, चाय बनाने के लिए रखा, कुछ भी रखा, तो ऐसा तो नहीं कि जो गर्म होता है तो पतीली से पतीला बन जाता है, ऐसा तो नहीं, वो उतना ही रहता है। हीट भी हुआ तो चेंज ऑफ वॉल्यूम हुआ उसमें, लेकिन बिल्कुल माइन्यूट। लिक्विड अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहता है, थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है, ज्यादा नहीं होता। तो मतलब ये हुआ भी, लिक्विड और सॉलिड अगर सिर्फ हो तो उसके बीच में डेल्टा वी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, तो उस केस में QP is approximately equal to QV और delta H is approximately equal to delta U। और जो तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ, और वो ये है, सुनिए, इफ अ रिएक्शन इन्वॉल्व नो चेंज in number of gaseous atoms or molecules, मीन्स कहने का मतलब ये हुआ, जैसे सपोज H2 गैस प्लस I2 गैस चेंज इनटू 2 ऑफ HI गैस, तो उसमें देखो नंबर ऑफ गैसेस बोलता था प्रोडक्ट 2, नंबर ऑफ गैसेस बोलता था रिएक्टेंट 1 + 1 2। तो इसके केस में डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0। अगर डेल्टा Ng क्या हो गया, 0 हो गया। तो अगर डेल्टा Ng 0 है तो आपको पता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। तो डेल्टा Ng अगर 0 हो गया तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U या QP इज इक्वल टू QV। लेकिन अगर एक ऐसी रिएक्शन हो, से N2 + 3 ऑफ H2 गैशियस, ये भी गैशियस, चेंज इनटू 2 ऑफ अमोनिया, ये भी गैशियस। आपको पता है इसके लिए डेल्टा Ng क्या होएगा, 2 - 4। देखो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स के गैशियस मोल प्रोडक्ट के कितने, 2 गैशियस मोल अमोनिया के, और रिएक्टेंट के 1 और 3 4, तो 2 - 4 इज इक्वल क्या हो गया, -2। तो इस केस में ये अगर यहां पे -2 RT है तो उसका मतलब ये हुआ, इन दिस केस डेल्टा U विल बी लार्जर देन डेल्टा H, मतलब QV विल बी लार्जर देन QP। एक और रिएक्शन लिखता हूं, सर रिएक्शन इज PCl5 चेंज टू PCl3 प्लस Cl2, ये भी गैशियस,
गैशियस और ये भी गैशियस। व्हाट इज डेल्टा एन जी? क्या आएगा इसमें डेल्टा एन जी? 1 + 1 2 -1 = 1। तो अगर मैं इस इक्वेशन में इसको लगाता हूं, डेल्टा एन जी 1 लगा लें, तो डेल्टा एच = डेल्टा यू प्लस आर टी। इसका मतलब ये हुआ इन दिस केस डेल्टा एच इज मोर देन डेल्टा यू, या क्यू पी इज मोर देन क्यू वी। आई होप सो कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स के साथ साथ मैं एक कंप्लीट लेक्चर लेना चाहता हूं जिसमें मैं आपको टाइप ऑफ वर्क डन, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क डन, आइसोथर्मल, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में क्या कुछ वर्क डन होता है, वो थर्मोडायनामिक्स का एक मेजर पोर्शन है, वो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं और इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करना चाहते हैं। लेकिन इस लेक्चर में मैंने आपको बेसिकली आई टोल्ड यू अबाउट इंटरनल एनर्जी and enthalpy, internal energy change, enthalpy change, and under what conditions they are same, और इनको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया। आई होप सो दैट आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, है ना। इसके बाद जो बाकी चीजें हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।